हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रतिष्ठित वरिष्ठ हिंदी लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी प्रतिकार। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हरिद्वार से लौट रहे हैं। गाड़ी अपनी रफ्तार में चली जा रही है। उनका मन उचाट है। समूची कायनात पर सांझ का सुरमई रंग उतर आया है। कुल मिलाकर अगर कोई सहज स्वाभाविक मना स्थित में हो तो पूरा परिवेश बेहद मनमोहक है। पर वे क्या करें, उनका अंतर बेहद अशांत है। जिंदगी में पहली बार कोई उनसे सवाल पूछ रहा है। वो भी कौन? जिंदगी में जिसे कभी एक कीड़े मकोड़े जितनी भी अहमियत नहीं थी, वही आज उनसे मुकाबिल है। अब जिस सवाल का कोई जवाब ही ना हो, उसका वे क्या करें? अब भाई जी और बाकी घर वालों ने भले ही उन्हें माफ़ कर दिया हो, पर वे जो अब हैं ही नहीं, उनसे कैसे माफ़ी मांगें? और कहाँ? पिता को अब कैसे समझाएं कि वे उनका सामना करने से इस डर से बच रहे थे कि उनके इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उस वक्त वे शादी के लिए तैयार क्यों हो गए। जब खुद लड़की पसंद कर ली थी तो बताना था। किसी लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। और सरला, उसके सवाल भी कम मारक नहीं हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो फेरे लेने के बाद एक बार मुड़कर तक नहीं देखा? मैं आपको बांध लेती क्या? पत्नी ना मानते ना सही, दोस्त ही मान लेते। ढेरों सवाल हैं उनके सामने और जवाब एक का भी नहीं है उनके पास। अब जाकर समझ पाए हैं कि उस वक्त उस संबंध की गंभीरता को समझ नहीं पाए थे वे। वो उम्र ही ऐसी थी कि घर वालों की भावुक अपील पर पिघल गए और ये सोचकर शादी कर ली कि उनकी वजह से उनके भाई बहनों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया तो वे कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तब कहाँ समझ पाए थे कि उनका वो निर्णय किसी के साथ इतने बड़े अन्याय का कारण बन जाएगा। ये भी कहाँ समझ पाए थे कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि अगले की बेरुखी व अवमानना का जहर पीकर भी पूरी श्रद्धा व शिद्दत से न केवल उसे चाहता रहे, उसकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना व व्रत उपवास भी करता रहे। जबकि वे तो ये मान बैठे थे कि साल 2 साल बाद बहुत हुआ तो 3-4 साल इंतज़ार किया जाएगा। फिर भी उनकी यानी संतोष उर्फ संतू की तवज्जो व तरजीह नहीं मिली तो अपने पांव पीछे खींच लेगी। मायके में माता पिता तो हैं ही, इकलौती बेटी है, मायके लौट जाएगी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। काश तब स्थिति की गंभीरता को समझ लेते कि शादी के बाद लड़की के लिए नई ज़िंदगी शुरू करना उतना आसान नहीं होता जितना लड़कों के लिए होता है। वे भले उर्मी के बने रहते, उसका अधिकार था उन पर कि उसने नई ज़िंदगी दी थी उन्हें। उस वक्त एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर जब हॉस्पिटल ले जाए गए तब होश में नहीं थे और ये इत्तेफाक ही था कि ठीक उसी वक्त उर्मी अपनी माँ की दवाई लेने पहुंची थी। उनका खून बहुत बह गया था, उन्हें तत्काल खून देने की ज़रूरत थी। उस शहर में आए कुल हफ्ता भर हुआ था। ब्रांच के अलावा उस छोटे शहर में कोई उन्हें जानता तक नहीं था। हॉस्पिटल भी छोटा था। एक मरीज को खून की ज़रूरत है, चर्चा उर्मी के कान तक भी पहुँच गई। कोई परदेसी है, किसी काम से आया होगा। लोगों को बात करते सुन खुद को रोक नहीं सकी और खुद को प्रस्तुत कर दिया। ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, पर यह समस्या किसी दूसरे मरीज के संबंधी से बदले में ब्लड लेकर पूरी कर ली गई। 3 दिन बाद संतू को होश आया। 4-5 दिन बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर जब जाने लगे संतू, तब उन्हें बताया गया कि उनका ये नया जीवन किसकी देन है। वे तो उसे देखते ही रह गए। जब से बैंक में नौकरी लगी है, लड़की वाले टिड्डी दल से टूट पड़े हैं। जब भी घर जाते हैं, माँ 2-4 फ़ोटो पकड़ा देती हैं, कहती हैं तुम्हारे दोनों भाई और एक बहन भी ब्याह को तैयार हैं, तुम निपटो तो उनका भी नंबर लगे। उस लड़की को देखते ही लगा कि यही लड़की है जिससे शादी की जा सकती है। पर एक देखने में पढ़ी लिखी संवेदनशील लड़की से ऐसे अचानक शादी की बात तो नहीं कर सकते। सो एक दूसरे का नाम, पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रही बातचीत। उस छोटे कस्बे में दोस्ती के बाद साथ घूमना फिरना तो हो नहीं सकता था। सो हिम्मत करके दूसरी बार मिलने पर ही शादी की बात कर ली। क्या कर्ज चुका रहे हो या वाकई मैं पसंद हूँ? उनका प्रस्ताव सुनते ही उर्मी ने छूटते ही सवाल किया था। देखो, एक तो पहली नज़र में ही तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी निगाहों में अविश्वास देख उन्होंने अंगूठे व अनामिका से अपने कंठ का अग्रभाग छू लिया था। इस छोटी जगह में हमारा मिलना जुलना तो ज़्यादा दिन चल नहीं सकता, इसलिए शादी करके ही हम साथ रह सकते हैं। उर्मी थी बनिया जाति से और वे ब्राह्मण।
ये एक अहम सवाल अभी हल होना था। सो पहले तो उर्मी के घर वालों से बात की। उसके घर में भी माँ थी, वो भी बीमार। सो उनकी ओर से कोई खास दिक्कत नहीं आई, पर उनके घर में जाति का मसला तो उठना ही था। तभी घर गए थे माता पिता को बताने, उनकी स्वीकृति लेने। पर वहाँ सारे घर वाले उनके लिए रिश्ता तय किए बैठे थे और वे पिता की गंभीर मुद्रा, जो एक तरह से उनका कवच था, जिसे कोई विरोध किसी बहस दलील या जिरह से भेदा नहीं जा सकता था, वे भी भेद नहीं पाए। हिम्मत ही नहीं पड़ी उनकी। ऊपर से पूरे घर वाले एक और वे अकेले। आज भी तो अकेले हैं। घर वालों ने उनके हिस्से की ज़मीन ही नहीं, उनके हिस्से का स्नेह भी उसी के नाम कर दिया। उर्मी ना होती तो जीना सजा बन जाता उनके लिए। वे उसे धोखा कैसे दे सकते थे जिसने नया जीवन दिया था उन्हें, पर घर वालों को समझा नहीं पाए। सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी संतू ने। भाई जी की सारी बातें उनके कानों में गूंजने लगी थी। 3 दिन हो गए थे घर से आए, पर तब से कानों में कुछ और सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। उनके कहे शब्द ही गूंज रहे हैं, अनवरत रह रहकर। 22 वर्षों में पहली बार उस सच से रूबरू हुए थे कि कभी कभी एक गलती पूरी ज़िंदगी का गणित बिगाड़ देती है। गलती उनकी यही थी कि वो घर वालों से जो बात कहने आए थे उसे ठीक से कहने की हिम्मत नहीं कर सके। उर्मी ने ठीक ही तो कहा था तब, प्यार तो सब कर लेते हैं, पर उसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। भाई जी के शब्द एक बार फिर कानों में बजने लगे थे। जो निर्णय करके आए थे उसी वक्त उसे साफ साफ कह दिया होता तो एक इंसान यूं उपेक्षा की आग में निर्धूम न जलता। सबको खुश रखने के चक्कर में किसी को भी खुश नहीं रख सके। हाँ, तुम्हें एक बात तो बताई ही नहीं। पता है, बाबूजी 2 महीने से बीमार थे। सरला ने रात दिन उनकी सेवा की। बहू से उनकी बेटी बन गई थी वो। उन्होंने अपनी बीमारी व मौत की खबर तुम्हें देने से मना कर दिया था, अपनी कसम दे दी। अम्मा ने भी? वे पूछ बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बाबूजी का अनुसरण किया। भाई जी ने बताया था। उनके भीतर कोई विस्फोट सा हुआ था, जैसे अपना आप बेमानी लगने लगा था उन्हें। क्या उसने भी? उनका इशारा सरला की ओर था। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो समझ गए होंगे प्यार क्या होता है, वो जो तुमने किया उर्मी से, या वो जो सरला ने तुमसे किया। मैंने बहुत कोशिश की, कई बार तुम्हारी भाभी से कहलवाया कि वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत क्यों नहीं करती। हम खुद उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। मैंने क्या, बाबू ने तो खुद कहा, पर जवाब में उसकी बस एक चुप। सुना है छोटी से कहा था कि हम किसी से प्यार करते हैं तो करते हैं, अब ये ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा भी हमें प्यार करे। भाई जी ने एक सर्द सी सांस लेकर छोड़ी और बोले, एक दिन का वक्त लेकर तो आए होगे। कल सुबह अस्थियां चुन लेना और जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ। भाई जी कुछ देर संतू की ओर देखते रहे, फिर बोले, अब अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, फिर शाम को सब लोग मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ पूछना है? भाई जी ने संतू को अपनी ओर देखते पाकर पूछा था। हुआ क्या था उसे अचानक, कोई बीमारी? अरे तुम्हें बताया नहीं किसी ने? कोई बीमारी नहीं, अच्छी भली छत पर कपड़े फैलाने गई थी, हाई टेंशन लाइन का तार टूटा पड़ा था छत पर, उसी पर पैर पड़ गया। हम लोगों को तो पता भी नहीं चला। कौशल्या चाची ने अपनी छत से देखा, वही भाग के आई। तब तक सब कुछ। भाई जी का कंठ अवरुद्ध हो गया था, आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए। शाम को चारों भाइयों के परिवार समेत एक बैठक हुई, जिसमें उसी विषय पर चर्चा हुई जो पहले से तय था कि सरला बहू, भाभी, चाची या ताई, रिश्ता जो भी हो, उसका यूं अचानक चले जाना परिवार के हर सदस्य को बुरी तरह आहत कर गया था। होने को घर में बड़े और बच्चे मिलाकर 20 सदस्य मौजूद थे, पर मरने वाली जैसे सबकी वाक शक्ति छीन ले गई थी। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि बाबूजी ने इस घर का संतू वाला पोर्शन और प्लॉट सरला के नाम कर दिया था, पर बाबूजी के मरने के बाद सरला ने उसकी पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दी थी। वो तो सीधे संतू को ही देना चाहती थी, पर हम लोगों ने रोक लिया कि अभी हम लोग हैं, कल नहीं होंगे, तब किसके आगे हाथ पसारोगी? कुछ गलत कहा? भाई जी ने बारी बारी से तीनों भाइयों की ओर देखा और बोले, दरअसल उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए किसी और को ग्लानि महसूस भले ना होती हो, पर मुझे तो बहुत होती है, क्योंकि उस शादी के लिए संतू की टाल मटोल को हाँ में बदलवाने का काम मैंने भी किया था। आपने क्या? ये काम तो कमोबेश हम सब ने किया है, और इस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं जो भाभी के एहसानों से दबा ना हो। हाँ, पूरे 22 साल वे हम लोगों में ही तो लगी रही क्रमशः। दूसरे व तीसरे भाई ने सरला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
वो तो है, पर उसके लिए क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसका नाम हम कभी भूल कर भी ना भूलें? आप बताएं ना, क्या कर सकते हैं? सबसे छोटे भाई ने पूछ लिया था। सबसे पहले तो संतू की रजामंदी चाहिए। मेरा अब यहाँ की किसी चीज़ पर कोई अधिकार ही नहीं, तो मेरी इच्छा अनिच्छा का सवाल ही कहाँ। ज़मीन जायदाद की तो छोड़िए, आप लोगों ने तो मेरे हिस्से का प्यार भी उसी के। संतू भरे तो पहले से ही थे, मौका मिलते ही फूट पड़े थे। छोटे भाई को इस तरह रोते देख भाई जी लपक कर उसके पास आकर बैठ गए। उसके कंधे पर सहारे व सांत्वना का हाथ रखा और बोले, पागल हो, ये कैसे समझ लिया तुमने कि तुम्हारे हिस्से का दे दिया? उसने ले लिया, कमा लिया है अपने लिए। 22 साल इस घर में यही तो किया उसने, मान सम्मान और प्यार ही तो कमाया। फिर प्यार कोई चीज़ है जो किसी को देने से ख़त्म हो जाती है? ना हमारा दिल कोई कार या रेल का डब्बा है कि जिसमें एक गिनती की सीटें हों। हाँ और क्या, अरे उसके सामने तुम्हें संकोच होता, पर अब तो ना बाबू हैं ना वो। अपने परिवार के साथ अब चाहे जब आओ जाओ, तुम्हारा घर है। 2 बरस के अंदर घर से 3 लोग चले गए। बड़ा जी घबराता है। सब लोग मिलते जुलते रहो, कल क्या हो जाए कौन जानता है। बड़ी भाभी पति के चुप होते ही शुरू हो गई थी। सबकी रजामंदी के बाद तय पाया गया था कि उस प्लॉट को उस संस्था को किराए पर दे दिया जाएगा जो उस एरिया में स्कूल खोलना चाहती है। बस शर्त यही है कि स्कूल का नाम सरला देवी के नाम पर हो और किराए की रकम से गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उतरना नहीं है भैया, मुरादाबाद आ गया। सहयात्री ने उनकी तंद्रा भंग की थी। बदला लेने के लिए हमेशा घातक हथियारों की ही ज़रूरत नहीं होती। प्रतिकार के लिए मौन भी एक बहुत घातक व मारक हथियार होता है। ट्रेन से उतरते हुए सोच रहे थे वे। अभी आप सुन रहे थे शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी प्रतिकार। कोई एक गलत निर्णय कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, ये इस कहानी से समझ में आता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।